नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा इतिहास की और हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से महाराज छत्रपति शिवाजी एक ऐसे राज्य की नींव रखते हैं जो न केवल आगे चलकर मुगलों को टक्कर देगा, जो न केवल आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली जैसे एक खूंखार आक्रांता को टक्कर देगा, जो न केवल अंग्रेज़ों को बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। तो हम उसी मराठा साम्राज्य की बात करेंगे जो बनता है मुगलों के अंदर से ही। तो हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और इससे पहले हम तकरीबन 27 वीडियोस में हम बात कर चुके हैं मुगलों के बारे में। तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री से करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे नोट्स, हमारी क्लास आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने में मदद कर सकती है। तो चैनल में यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर वीडियोस को देखते रहिए और इन्हें आप ऐसे ही मतलब कि रिवीजन वीडियोस की तरह भी देख सकते हैं और प्रॉपर वीडियोस की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं नोट्स के दम पर मैं अपने एग्ज़ाम को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भैया शुरुआत करते हैं यहाँ पर मराठा साम्राज्य के इस पहले भाग की और समझते हैं कि मराठा साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, कैसे मराठा साम्राज्य बना और क्यों बना, क्या ज़रूरत थी मराठा साम्राज्य के निर्माण की, वे क्या परिस्थितियाँ थी जिन्होंने शिवाजी जैसे एक सामान्य बालक के मन में यह प्रश्न खड़ा किया कि हिंदू लोगों का या फिर गैर मुस्लिम लोगों के संरक्षण के लिए एक राज्य की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या उनके मन में कोई और राजनीतिक आकांक्षाएं थी? सारे प्रश्नों के सवाल मिलेंगे पूरे वीडियोस में और आने वाले 6 से 7 वीडियोस में, जहाँ पर हम मराठों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, पहले हम देखते हैं कि मराठों के बारे में स्पेसिफिक किन राइटर्स ने लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। तो यहाँ पर मराठों पर पहली किताब जो प्रकाशित होती है वो होती है हिस्ट्री ऑफ मराठा। अब हिस्ट्री ऑफ मराठा जो किताब होती है वह होती है ग्रांड डफ की, जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति होते हैं और 1826 में यह किताब प्रकाशित होती है। और ग्रांड डफ यहाँ पर कहते हैं कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड था। मतलब बहुत ही कम समय में, जैसे हम क्रांति देखते हैं ना, क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर होता है? आंदोलन जो रहता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है। गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, फिर वो आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही साथ भगत सिंह, सुखदेव जैसे हिंसक क्रांतिकारी भी अपनी अपनी गतिविधियाँ कर रहे हैं और एक लंबे समय के बाद जाकर हम 1947 में आज़ाद हो गए हैं। लेकिन क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति। कुछ महीनों में ही लोगों ने पूरी प्लानिंग की अंदर ही अंदर, और अचानक से एक तिथि के दिन जगह जगह विद्रोह होने शुरू हो गए। आंदोलन में तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे फैलाव होता है और क्रांति में ये होता है कि एकदम से ही बड़ा विस्फोट हो गया भैया और एकदम से ही बहुत बड़ा बदलाव कर दिए। उसको कहते हैं क्रांति, कम समय में बड़ा बदलाव, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि भैया बहुत कम समय में यहाँ पर मराठा साम्राज्य स्थापित हो गया, ये कहते हैं ग्रांड डफ। और इनके अलावा जो स्मिथ महोदय है, बी ए स्मिथ, वो कहते हैं जो मराठों का राज्य है उनको कहते हैं डाकुओं का राज्य। और कर प्रणाली के आधार पर ये कहते हैं, भले ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है लेकिन बी ए स्मिथ की बात लॉजिकल है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे शिवाजी महाराज के बाद शिवाजी तो ऐसे रहते हैं कि भाई उनका ये मानना रहता है कि हम मुस्लिमों, जो मुस्लिम शासक है, हमको इस बात से कोई समस्या नहीं है कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, किसी भी धर्म के हो, वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आगे जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा, जब हम गहराई से पढ़ेंगे तो हम उनका और ज़्यादा सम्मान करेंगे। तो भैया यहाँ पर शिवाजी का ये कहना था कि जहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, मैं उन हिंदुओं को अपने राज्य में संरक्षण दूंगा और एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ पर गैर मुस्लिमों पर अत्याचार ना हो, मुस्लिमों पर भी अत्याचार ना हो, जहाँ पर सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन बौद्ध हो, सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए स्वतंत्रता के साथ और शांति के साथ रह सके। ये शिवाजी महाराज के सिद्धांत थे। और हम देखते हैं कि बाद के समय पर बालाजी विश्वनाथ हो या बालाजी बाजीराव फर्स्ट हो, इनकी नीतियाँ होती है कि भैया ये जो हिंदू पड़ोसी राज्य हैं, गैर मुस्लिम पड़ोसी राज्य है, उन पर भी ये आक्रमण करते हैं। और कभी भी इनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये चल जाते हैं, भैया राजस्थान चलो, राजस्थान में कहाँ चले, जोधपुर चलें। तो वहाँ पर पहुँचे, आक्रमण कर दिए, सेना बैठा दिए और बोले भैया 50 लाख रुपये दे दो वरना हम तहस महस कर देंगे। तो इस पॉलिसी के आधार पर इनको बी ए स्मिथ कह रहे हैं कि डाकुओं का राज्य। हालांकि पूरी तरह से ये बात भी सहमत नहीं होती है।
आंद्रे विक कहते हैं कि मराठों के उदय को फितना या षड्यंत्र से ये जोड़ते हैं। तो आंद्रे विक ने भले ही भांग खा के ये बात कही हो कि मराठों का उदय एक षड्यंत्र था और शिवाजी या फिर अन्य नेताओं ने षड्यंत्र करके मराठा राज्य की स्थापना की, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि ये सत्य नहीं है। पूरी तरह से ये बड़ा आंदोलन था और एक बड़ा आंदोलन एक षड्यंत्र नहीं हो सकता। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि किसका क्या मत है, तो वहाँ पर उस बात के लिए आपको आंद्रे विक की ये बात ध्यान रखनी होगी। और जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं, शिवाजी और उनका समय, इस नाम से उन्होंने एक किताब लिखी और इसमें वो कहते हैं कि भैया सरकार ने मराठा राज्य को औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न माना। साथ ही साथ महादेव गोविंद राणाडे, अब ये ध्यान रखना कि मराठों के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखने का काम इन राइटर्स ने किया है, जिनमें जदुनाथ सरकार और महादेव गोविंद राणाडे जी प्रमुख तौर पर से है। और इन्होंने साफ साफ तरीके से क्रांति के दौरान जो भारत की आज़ादी के क्रांति काल में इन्होंने इस इतिहास को लिखा और ये साबित करने का प्रयास किया कि भैया जिस तरह से वो मुग़ल जैसे बड़े एम्पायर के सामने लड़ सकते हैं, तो हम अंग्रेज़ों के सामने क्यों नहीं लड़ सकते। अंग्रेज़ तो उतने भी नहीं है जितने मुग़ल थे, अंग्रेज़ तो उतने पावरफुल भी नहीं है जितने मुग़ल थे, तो हम आसानी से अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। तो इन्होंने मराठा साम्राज्य और शिवाजी के व्यक्तित्व का प्रचार प्रसार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा के लिए किया, जो कि बहुत कारगर भी साबित हुआ। तो यहाँ पर देखिए महादेव गोविंद राणाडे, द राइज ऑफ मराठा, मराठा शक्ति के उदय नाम से एक ग्रंथ लिखते हैं और इसमें ये कहते हैं कि भैया मराठा उदय मुगलों से मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या था? मुगलों से मुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या? मराठा जो साम्राज्य खड़ा हुआ है। अब देखिए कुछ लेखक हम देखते हैं, अक्सर यूजीसी नेट में एक आध प्रश्न ऐसे बनते हैं जहाँ पर या तो ग्रंथ पूछ लिया जाता है कि भैया ये ग्रंथ किस स्पेसिफिक मतलब किस विशिष्ट कला से संबंधित रखता है। क्या ये जैसे एक ग्रंथ है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका नाम बहुत ही ऐसा ग्रंथ है वो कि ऐसा लगता है कि कोई डांस वांस का कोई ग्रंथ होगा, प्राचीन काल का ग्रंथ है, लेकिन ऑप्शन देता है गणित विज्ञान इस तरह के ग्रंथ ऑप्शन देता है और कला के ऑप्शन देता है। तो ज़्यादातर बार लोग कंफ्यूज होकर कला वाले क्षेत्र में लगा देते हैं, जबकि वो ग्रंथ जो है वह संबंधित है गणित से। अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, कभी याद आए तो बताऊँगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे मैं भूल गया हूँ ना, वैसे आपको नहीं भूलना है कि भैया कुछ आपको जैसे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक राइटर दिए गए हैं, जैसे ग्रांड डफ एल्फिंस्टन, इन्होंने विशेष तौर पर मराठों पर लिखने वाले ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं। कनिंघम विशेष तौर पर इन्होंने सिखों पर लिखा है और कर्नल जेम्स टॉड विशेष तौर पर इन्होंने राजपूताना जो राजस्थान के राजपूत रियासतें हैं उनके बारे में इन्होंने विशेष तौर से लिखा है। तो इन पर प्रश्न बनता है भैया कि किस विशिष्ट लेखक ने किस विशिष्ट क्षेत्र या साम्राज्य के बारे में लिखा है, यह आपको बताना है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए मराठा राज्य के उदय के कारण हम यहाँ पर देखते हैं, भौगोलिक कारणों की बात करते हैं। तो भौगोलिक कारण कैसे थे? अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। हम देखते हैं नेपाल, नेपाल के युवाओं को सेना में शामिल करने के लिए चीन भी ललायित है, भारत भी ललायित है और आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने अपनी ब्रिटिश सेना में भी गोरखाओं को शामिल किया था और आज भी ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी में आपको गोरखा रेजिमेंट मिल जाएगी, भारतीय सेना में भी गोरखा रेजिमेंट आपको मिल जाएगी। चीन भी चाहता है कि वह गोरखाओं को शामिल करे। क्यों शामिल करे भैया? क्या उनके पास में युवा नहीं है? भारत में इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, उनको क्यों शामिल नहीं कर सकते? और योग्य भी हैं, लेकिन उन्हें इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ही हाइट ऊंचाई में रहने के कारण उनका जीवन जो है वह काफ़ी कठिन रहता है, काफ़ी कठिनता से वह उनका जीवन शुरू होता है। इससे क्या होता है, बार बार पहाड़ उतरने चढ़ने से क्या होता है कि उनका जो शरीर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और मैदानी लोगों की तुलना में वे काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, फास्ट होते हैं, फुर्तीले होते हैं। इसलिए उन्हें दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स में से एक माना जाता है गोरखाओं को। भारतीय सेना में भी गोरखा रेजिमेंट एक स्पेसिफिक स्थान रखती है
और आपको पता भी होगा कि अक्षय कुमार एक गोरखा सैनिक है, उनके ऊपर एक मूवी भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर उसी तरह जो मराठा क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र है आज का, उसके ज़्यादातर हिस्से पहाड़ियों में बसे हुए हैं और पहाड़ियों में जो जीवन रहता है वह आसान नहीं रहता। पहाड़ियों में खेती आसानी से नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए आपको पहाड़ी से उतरकर दूसरे क्षेत्र जाना पड़ता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा फुर्तीले रहते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ रहते हो। तो अगर आपको कोई टास्क दिया जाए तो आप उसको बहुत आसानी से करोगे। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, आप एक ऐसे जंगली क्षेत्र से आ रहे हो जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई आपको मारने के लिए आया है और एक जंगल है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, तो आप ऐसी ऐसी जगह पर छिप सकते हो जहाँ पर वो आपको जन्म भर नहीं ढूंढ सकता। और अगर आप उसे मारना चाहो तो ऐसी ऐसी जगह छिपकर मार सकते हो जहाँ से उसको अंदाज़ा ही ना हो। तो यहाँ पर से इनकी छापामार प्रणाली भी शुरू होती है, जहाँ पर ये जंगलों में एक सेना तो आती है सामने से। उनको लगता है कि भैया सिर्फ 15-20 लोग आ रहे हैं, इनको हम मार देंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं, चारों ओर से 15-20 लोग और आ जाते हैं और इतना तेज़ हमला होता है कि उनको पता ही नहीं चलता और वो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी छापामार प्रणाली के विकसित होने का कारण भी क्या है, यही है। और ये ध्यान रखना है कि जो दक्षिण का मलिक अंबर है, उससे ये छापामार प्रणाली उससे सीख रहे हैं, मतलब कि उसको देखकर ये अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं छापामार प्रणाली, इसको गोरिल्ला पद्धति भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र होने के अन्य क्षेत्रों से संपर्क कम था, बाहरी लोगों का आवागमन कम होने के कारण आर्थिक समृद्धता नहीं थी। और आर्थिक समृद्धता नहीं होने के कारण क्या हुआ, हम देखते हैं जब हमने भारत में भौगोलिकता का इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा, जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उत्तर भारत में बहुत सारी संस्कृतियों का प्रसार हमें देखने को मिलता है। आज के समय में भी हम बॉलीवुड मूवीज़ की बात करें तो उनमें आपको अलग अलग क्षेत्र का कल्चर देखने को मिल जाएगा। लेकिन साउथ की जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा। वहाँ की फिल्मों में भी ज़्यादातर उनकी क्षेत्रीय कल्चर को ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ ऐसा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि उनका प्राचीन काल से ही दुनिया से ज़्यादा संपर्क नहीं था जितना उत्तर भारत का था। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मराठी लोगों का अन्य लोगों से कम संपर्क था, इसीलिए ज़्यादातर शासक भी यहाँ पर ज़्यादा अभियान नहीं कर पाए, ज़्यादा जमींदार वर्ग यहाँ खड़े नहीं हुए। तो एक तो यहाँ पर एक संस्कृति रही, दूसरी बात आर्थिक संपन्नता नहीं होने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति समान थी, जिससे समानता की भावना यहाँ पर पैदा हुई। और इसी समानता को भावना को और ज़्यादा बढ़ा दिया भक्ति आंदोलन ने। और भक्ति आंदोलन जो संत परंपरा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, उसने इस समानता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। महाराष्ट्र धर्म का प्रभाव, वही दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास, बामन पंडित जैसे संतों ने भक्ति पर बल दिया तथा अनेक धार्मिक सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया। महाराष्ट्र धर्म से संबंधित भक्ति संतों द्वारा मराठा समाज में व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों पर प्रहार किया तथा मराठा समाज में एकता लाने का प्रयास किया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि शिवाजी की भूमिका क्या रही इसमें। तो यहाँ पर शिवाजी पर उनकी माता जीजाबाई, उनके गुरु समर्थ रामदास जी, जो कि मराठा आंदोलन के एक प्रमुख संत थे, उनका यहाँ पर प्रभाव था। और उनके विचारों के प्रभाव ने उन्हें एक ऐसे राज्य की स्थापना की प्रेरणा दी जहाँ पर गैर मुस्लिम या फिर मुस्लिम कोई भी, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि गैर मुस्लिम जो मुस्लिम है वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं था। उनके कुछ जो सैनिक थे वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पर सभी शांति और सभी सकुशल रह सके। दूसरा, शिवाजी ने वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। उन्होंने सिरके, मोरे, निम्बालकर जैसे जमींदार वर्गों के साथ संबंध स्थापित कर मराठा क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया। तो ये सब शिवाजी की भूमिका और शिवाजी को एक नेता के रूप में स्थापित करने का काम कर रही है। तो न केवल भौगोलिकता बल्कि शिवाजी का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि वे मराठा आंदोलन के, मराठा साम्राज्य के नेता और संस्थापक बनने की योग्यता रखते थे। अब इसके बाद में देखिए कि शिवाजी की नीति क्या थी। प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली।
अक्सर स्कूल में क्या होता था, हमारा एक दोस्त था ना भैया, वो बहुत गालियाँ बकता था। उसको कोई भी थोड़ा सा बोल दे माँ की बहन की, वो गालियाँ बकता था। तो उसको क्या करते थे, हम सरकारी स्कूल के पढ़े वाले बच्चे हैं, तो हम क्या करते थे कि चटाई में बैठते थे। ये चौथी पाँचवीं की बात है, जब हम बहुत बच्चे थे। तो हम चटाई उसके ऊपर डाल देते थे और पूरे मिलके उसको मारते थे। कोई बंदी चोट नहीं मारता था, मजाक आदमी ऐसा मजाक में मारते थे। बच्चे ही थे क्योंकि उस समय समझ भी नहीं थी। फिर उसके बाद वो बौखला जाता था माँ की बहन की, जब वो गालियाँ बकता था ना, तो बहुत मज़ा आता था। तो ऐसा ही छापामार प्रणाली में भी होता है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि आदमी आ कहाँ से रहा है, और अचानक से उसके ऊपर हमला होता है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। फिर ऊपर से भगवान उसको रिवर्स में दिखाते हैं, जैसे साउथ की मूवी में होता है ना, हीरो फटाक से मार देता है, फिर विलन या फिर हीरो बहुत ही स्लो मोशन में दिखाता है कि भाई कैसे मारा इसने। तो ऐसा फिर वो ऊपर जाके सोचता होगा कि भाई मैं मर कैसे गया। तो यही छापामार प्रणाली या गोरिल्ला प्रणाली होती है। जैसे गोरिल्ला अचानक से हमला कर देता है, वैसे ही यहाँ पर मराठा सैनिक अचानक से हमला करके दुश्मन सेना को कमज़ोर कर देते थे। अब देखिए, स्थानीय निम्न जाति मराठों, जो स्थानीय निम्न जाति के लोग थे, किसान थे और मजदूर थे, जैसे मावले और कुनबी, ये सब यहाँ पर सेना में भर्ती होते हैं और शिवाजी का सहयोग करते हैं। तो शिवाजी यहाँ पर जमींदार वर्ग से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनका भी सहयोग ले ले रहे हैं, और शिवाजी जो निम्न वर्ग है उन्हें अपनी सेना में शामिल करके, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें भी अपने पक्ष में कर ले रहे हैं। तो एक प्रकार से पूरे मराठा साम्राज्य पर पकड़, पूरे मराठा समाज पर पकड़ कौन बना के रखा है, वो रखे हैं शिवाजी महाराज। तो यहाँ पर गुप्तचर प्रणाली व किले के महत्व को ये समझते हैं और ये बहुत सारे किले बनवाते हैं, और इनकी गुप्तचर प्रणाली भी बहुत ही ज़्यादा पुख्ता थी। यही कारण है कि जब अफजल खां एक पंडित को भेजता है इनके पास में, एक गुप्तचर दूत के रूप में, कि भैया उसको बोल के आना कि मैं उससे मिलूंगा, और अफजल खां ये पहले ही बोल देता है कि मैं जब शिवाजी से मिलूंगा तो मैं उसको इतना मसलूंगा कि वह वहीं पर मर जाएगा। तो यहाँ पर अफजल खां एक पंडित रहते हैं, उनका नाम हम आगे देखेंगे, तो उन्हें भेजता भी है। तो अब यहाँ पर शिवाजी का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वह पंडित सब सच उनको बता देता है। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि आप जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको चलने दीजिए, मैं देख लूँगा उसको। जब अफजल खां शिवाजी महाराज को मुसेड़ता है तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह लोहे का पूरा कवच अवच सब पहन के रखे हुए होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो निकालते हैं बाघनख, और बाघनख से पूरा पेट फाड़ देते हैं अफजल खां का, और अफजल खां का वहीं हो जाता है ढेर। और शिवाजी की जो सेना झाड़ियों में छिपी रहती है, वह अफजल खां की सेना जो किले के नीचे रहती है उनको निस्तानाबूद कर देती है। तो ये कह सकते हैं कि ये उनका व्यक्तित्व है कि भैया दुश्मन सेना का एक अधिकारी भी उनके पक्ष में आके मिल जा रहा है, क्योंकि वह उनसे प्रभावित है। तो ये एक बेहतरीन नेता होने की पहचान है। और न केवल हिस्ट्री को हमको सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम किसी की चाटुकारिता करें कि भाई मैं महाराष्ट्र क्षेत्र से हूँ तो मैं शिवाजी महाराज मेरे लिए सब कुछ है, मैं अगर राजस्थान से हूँ तो मेरे लिए राणा प्रताप सब कुछ है, पृथ्वीराज चौहान सब कुछ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया। हिस्ट्री को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पढ़ना चाहिए। अभी हम शिवाजी की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो हम आगे चलकर उनकी कमज़ोरी की भी बात करेंगे। तो हर इंसान में अच्छाई और बुराई सब होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, किसी में अगर अच्छाई है तो कमी भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, और इतिहास के बड़े बड़े योद्धाओं में भी है। तो हमको सबको देखते हुए चलना है, किसी एक सेंट्रिक होकर हमको पढ़ाई कभी नहीं करनी है। ऐसे में क्या हमको नुकसान होता है। और अक्सर ये ध्यान रखना कि किसी एक सिद्धांत में इतना मत फंस जाना कि आप कहो कि इस जन्म में तो मैं इस सिद्धांत को फॉलो करता हूँ। हमेशा अपने आप को खुले विचारों का रखो। हो सकता है कि आज जो आप सोचते हो अगले साल आप वो ना सोचो, लेकिन अगर आप रूढ़िवादी हो जाओगे, कठोर हो जाओगे, तो भैया आप दसों साल तक वही सोचते रहोगे और बेवकूफ़ बनते रहोगे। इसलिए खुले विचारों के बनो। जब लगे कि हाँ मैं गलत था, तो हाँ स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर राज्य निर्माण के बाद शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनमें से 111 किले खुद शिवाजी ने बनवाए थे। तो जैसे हम देखते हैं, जो मुगल काल में 80 से ज़्यादा हमको टकसालें मिलती है, जिनमें से 64 टकसालें किन्ने अकबर महोदय ने बनवाई थी। तो जिस तरह से अकबर पूरे मराठा साम्राज्य को खड़ा करके जाता है, वैसे ही पूरे मुगल साम्राज्य को खड़ा करके जाता है अकबर, उसी तरह पूरे मराठा साम्राज्य को खड़ा करके जाते हैं शिवाजी महाराज। तो यहाँ पर अब्बे केरे ने
शिवाजी की गुप्तचर प्रणाली की प्रशंसा की है। अब्बे केरे नाम के एक इतिहासकार ने। शिवाजी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 1627 से 1680 इनका जीवन काल है। हालांकि कहीं पर यह बताया जाता है कि 1630 में इनका जन्म हुआ और कहीं पर बताया जाता है कि 1627 में इनका जन्म हुआ। तो भैया ये दोनों ही मत विवादास्पद है, इसलिए इस तरह के प्रश्न नहीं बनते हैं कि शिवाजी का जन्म किस तिथि को हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म एनसीईआरटी वगैरह के हिसाब से अगर हम बात करें, जो कि भारत सरकार मानती है, तो उसके अनुसार अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी महाराज का जन्म सिवनेरी दुर्ग में हुआ और इनके जो पिता थे वह सिवनेरी दुर्ग की जो देवी थी सिवनेरी, उनके भी भक्त थे और दुर्ग का नाम भी सिवनेरी था। तो इस आधार पर इनका नाम शिवाजी पड़ा। तो यहाँ पर इनके पिता शाहजी भोसले थे और इनकी माता थी जीजाबाई और इनके गुरु थे समर्थ रामदास। जो समर्थ रामदास थे वे धरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे और दासबोध आनंद भुवन जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी ये थे। और संरक्षण या गुरु की बात करें तो दादा कोंडदेव इनके संरक्षण और गुरु थे। दादा कोंडदेव, ये याद रखना भैया, ये इनके दादा नहीं हैं, ये इनके पिता शाहजी भोसले के मित्र हैं। और अगर हम इनके दादा की बात करें तो उनका नाम है मालोजी भोसले। कौन? मालोजी भोसले शिवाजी के दादाजी हैं, शाहजी भोसले के पिताजी। लेकिन शाहजी भोसले हम देखते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शासकों की सेवा में वो रहते हैं, तो यहाँ पर उन्हें ये कई बार लगता है कि उनके परिवार को खतरा तो नहीं है। और दूसरी बात, वह एक मुस्लिम महिला से शादी भी कर लेते हैं और उन्हें आगे चलकर दक्षिण में जागीर दे दी जाती है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चे को पूना क्षेत्र में भेज देते हैं, वहाँ की जागीर में, और एक अपने विश्वास पात्र व्यक्ति दादाजी कोंडदेव को उनके संरक्षण के लिए भेज देते हैं। तो कई इतिहासकार मानते हैं कि शाहजी भोसले ये पूरी तरह से प्लान कर रहे थे कि भाई यहाँ पर मेरा बेटा आगे चलकर साम्राज्य निर्माण करेगा और अगर वो मेरे पास में रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो उन्हें अपने से दूर भेजते हैं। तो यहाँ पर शाहजी की दूसरी पत्नी तुकोजी बाई मोहिते से विवाह, जिनसे उनका एक पुत्र बेउंकुजी थे। अब देखिए यहाँ पर दूसरे विवाह व मुस्लिम राज्य की सेवा। ठीक है, शाहजी की दूसरी पत्नी तुकोजीबाई मोहते और एक मुस्लिम महिला से भी विवाह होता है। तो दूसरे विवाह व मुस्लिम राज्य की सेवा के चलते जीजाबाई अपने पति शाहजी से अलग हो जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर एक प्लान था। हाँ भाई, तो यहाँ पर शाहजी ने जीजाबाई व शिवाजी के भरण पोषण के लिए पूना की जागीर दे दी व शिवाजी के प्रशिक्षण के लिए अपने मित्र दादा कोंडदेव को भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था क्योंकि अपन का मैच खेलने का टाइम हो गया है, तो अपन जाने वाला भी है, लेकिन उससे पहले पढ़ के जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था और मैं ये बता रहा था कि ये एक इनकी प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि शिवाजी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो जीजाबाई है वो एक जगह पर नहीं रहती है, बार बार दादा कोंडदेव इनका स्थान बदलते हैं ताकि मुगल सेना हो या बीजापुर की सेना हो इनको नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि शाहजी भोसले एक प्रभावशाली सरदार थे और वो भले ही इन राज्यों की सेवा कर रहे हो, लेकिन उनका भी एक उच्च स्थान बन चुका था और शिवाजी के साम्राज्य खड़े करने में उनके पिताजी का प्रभाव भी था। क्योंकि उनके पास में पूना की जागीर थी और वो किससे मिली? उनके पिता से मिली। उनके पिता ही ना होते इतने प्रभावशाली तो कैसे खड़ा करते? वह तो एक आम नागरिक होते, और आम नागरिक के लिए एक राज्य खड़ा करना बहुत मुश्किल चुनौती हो जाती है। फिर वो तभी कर सकता है जब उसके पास में कौटिल्य जैसा गुरु हो और वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य जैसी योग्यता रखता हो, या फिर उसके पिताजी कोई बड़े योद्धा हो, सेनापति हो, और फिर गोपाल बन के पाल बन के स्थापना कर ले। तो यहाँ पर दोस्तों जो शिवाजी हैं उनके राज्य स्थापना में उनके पिताजी और उनके राजनीतिक प्रभाव का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए उनके माता पिता ने ऐसा किया हो। तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर आगे हम देखें तो शिवाजी के विवाह 1640 में साईबाई निम्बालकर से होता है और इनसे संभाजी पुत्र होते हैं जो कि अगले शासक बनेंगे। और शौर्याबाई जो इनकी पटरानी होती है, पटरानी का मतलब होता है कि जो राजा के साथ में गद्दी पर बैठे और जो मुख्य रानी का दर्जा जिसको प्राप्त हो, इनसे राजा राम नाम के पुत्र होते हैं। और पुतली बाई से इनका 1680 में विवाह होता है और ये शिवाजी के साथ सती हो जाती है। इनकी तीसरी पत्नी रहती पुतली बाई और 1680 में जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है
तो उनकी चिता के साथ पुतली बाई खुद को सती कर लेती है। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने 16 साल की उम्र में सिंहगढ़ बीजापुर से यह किला जीता और 1648 ईस्वी में कोंडदेव की मृत्यु तक शिवाजी द्वारा चाकन, बरमपत्ती, सुपा, पुरंदर, तोरण जैसे किले जीत लिए गए। 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला मराठा सरदार नीलोजी नीलकंठ से जीता। 1656 ईस्वी में जावली का किला चंद्रराव मौर्य से जीता। यह एक मजबूत किला था और इसमें बड़ी मात्रा में खजाना भी था। इस विजय से शिवाजी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं और 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ का किला जीता। शिवाजी के अधिकांश क्षेत्र बीजापुर राज्य से जीते हुए थे। 1657 ईस्वी में शिवाजी और बीजापुर राज्य ने मिलकर औरंगजेब के अधीन मुगल सेना पर आक्रमण किया। यहीं पर पहली बार मराठों का मुगलों से जुन्नर में मुठभेड़ होता है। तो यहाँ पर शिवाजी बीजापुर राज्य के अधीन होकर यहाँ पर मतलब बीजापुर राज्य के सहयोगी के तौर पर पहली बार मुगलों से यहाँ पर टक्कर लेते हैं। शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर ने 1659 ईस्वी में अफजल खां को भेजा। औरंगजेब के उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त होने के कारण दक्षिण में मुगल आक्रमण का खतरा कुछ समय के लिए टल गया था। इसका लाभ उठाकर बीजापुर के आदिल शाह ने सेनापति अफजल खां को भेजा ताकि मराठा शक्ति को समाप्त कर लिया जाए और एक अन्य शत्रु को बनने से रोका जा सके और बीजापुर की राजनीतिक स्थिति यहाँ पर मजबूत हो सके। तो अफजल खां शाहजी से अच्छे संबंध नहीं रखता था क्योंकि शाहजी भी बीजापुर की सेवा में थे और साथ ही अफजल ने उनके एक भाई को भी मारा था। इसलिए शाहजी यहाँ पर उनसे चिढ़ते थे और इसीलिए जो अफजल खां है वह भी दोनों एक ही राज्य में काम कर रहे हैं और यहाँ पर शाहजी भोसले का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है तो अफजल खां उनसे जलता भी था। तो यहाँ पर अफजल खां यहाँ पर शिवाजी को मारना चाहता था। तो यहाँ पर अफजल खां को जब कहता है सुल्तान कि भाई तुमको उसको मारना है तो अफजल खां कहता है कि जनाब चिंता मत करो, घोड़े से उतरे बिना शिवाजी को पकड़ के लाऊंगा आपके पास। अफजल खां कहता है। अफजल खां ने शिवाजी के विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए शिवाजी के पास संधि हेतु अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को भेजा। मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी, कहानी नहीं ये ऐतिहासिक घटना सुनाई थी कि भैया कृष्ण जी भास्कर जाते हैं शिवाजी के पास और पहले तो कहते कि भाई अफजल खां आपसे मिलना चाहता है तो शिवाजी कहते ठीक है, लेकिन जो कृष्ण जी भास्कर होते हैं वह शिवाजी के व्यक्तित्व से प्रभावित थे और वे ये जानते थे कि यह व्यक्ति एक राज्य के लिए, एक ऐसे राज्य के लिए जहाँ पर सभी धर्म के लोग सुरक्षित महसूस करें, एक ऐसे राज्य की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कृष्ण जी भास्कर उन्हें सच्चाई बता देते हैं और शिवाजी महाराज कृष्ण जी को निश्चिंत होकर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अफजल को तो मैं देख ही लूँगा। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ नामक स्थान पर शिवाजी और अफजल की भेंट होती है जहाँ शिवाजी अफजल की हत्या कर देते हैं। और कैसे करते हैं ये आपको तो पता ही है भैया। अफजल खां शिवाजी को गले लगाता है और उन्हें पूरी तरह से मुसेटने का प्रयास करता है, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से ही पूरी तरह से लोहे से सुसज्जित थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो निकालते हैं अपना बागनक जो कि उंगलियों के पीछे छिपा होता है और जैसे हम रिंग पहनते हैं ना उसी टाइप का ये होता है, उंगलियों के पीछे दब जाता है और एकदम से शेर के पंजे की तरह निकलता है और पूरे पेट को फाड़ कर रख देता है। तो यहाँ पर अफजल खां की हत्या हो जाती है। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खान को शुरुआत में कुछ सफलता मिली एवं उसने शिवाजी से पूना के आसपास के क्षेत्र छीन लिए। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने मध्य रात्रि में पूना के लाल महल में सो रहे शाइस्ता खां पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में शाइस्ता खां की उंगलियां कटी और उसका पुत्र फतेह खां मारा गया और शाइस्ता खां जान बचाकर पूना से भाग गया। अब इनकी छापामार पद्धति और इनकी इस तरह से कि अचानक भैया कोई रात में सो रहा है और आप युद्ध के जो नियम है उसका उल्लंघन करके आप आक्रमण कर रहे हो, तो इन नीतियों के कारण भैया यहाँ पर शिवाजी की आलोचना भी होती कि भाई ये तो एक आक्रमणकारी की तरह है, एक डकैत की तरह है जो रात में आ रहे हैं और मारकर चले जा रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि युद्ध में कई बार नीतियों का त्याग करना पड़ता है, कई बार आदर्शों का त्याग करना पड़ता है। हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भागती हुई सेना का हम
भागती हुई सेना को हम पीठ पर नहीं मारेंगे। हमारे सिद्धांत नहीं है, राजपूतों का सिर नहीं झुका सकते। दूसरी बात, पंजाब के क्षेत्र में बैठा रहता है गौरी, वहाँ पर पूरी तैयारी कर रहा रहता है और इनका बॉर्डर क्षेत्र रहता है, उसके बावजूद ये उसको वहाँ से धकेलते नहीं है। क्यों? क्योंकि गौरी तो बच्चा है जी, हम उसको निपटा लेंगे। लेकिन गौरी अपनी सेना को और बेहतर करके 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में आता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ता है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अगर अपने आदर्शों को साइड में रखते तो हो सकता था कि जो दिल्ली सल्तनत का काल हम देखते हैं वो स्थापित ही ना होता। तो यहाँ पर ये एक भूल थी। आदर्श कई बार आप पर हावी हो जाते हैं और आपकी कई बार आपकी अच्छी आदतें आपको नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखना चाहिए, वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। कई बार हो सकता है कि अच्छा बनने में आपकी भलाई हो और कई बार बुरा बनने में, और भलाई ऐसी जिसमें लोगों की भी भलाई हो। तो यहाँ पर शिवाजी जो काम कर रहे थे, इसमें न केवल उनका लाभ था बल्कि पूरे मराठा क्षेत्र के लोगों का लाभ था। ऐसे लोगों का लाभ था जो कट्टर इस्लामी पद्धति से निकले शासकों। यहाँ पर एक बेहतरीन इस्लामी पद्धति की बात नहीं हो रही है जो शांति की बात करे, जैसे अकबर करता है, जैसे दारा सिकोह करता है। यहाँ पर औरंगज़ेब जैसे कट्टर विचारधारा के व्यक्ति की बात हो रही है, जो सिर्फ लोगों का कत्लेआम इसलिए करवा देता था कि वो लोग इस्लाम स्वीकार नहीं करते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक राज्य की स्थापना करने के लिए शिवाजी किसी भी कदम को उठाने से पीछे नहीं हटना चाहते थे। अब यहाँ पर 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक क्षेत्र सूरत को पहली बार लूटा और लगभग 66 लाख रुपए प्राप्त किए। मुगल अधिकारी इनायत खां यहाँ पर से भाग गया, जबकि यूरोपीय बस्तियाँ अपनी सुरक्षा करने में सफल रही। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर से एक स्टोरी है जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है पर सुना देता हूँ कि जब सूरत पर शिवाजी लूट करते हैं तो बहुत सारी अक्सर युद्धों में क्या होता है कि युद्ध करने के बाद में या तो जो शाही महिलाएं होती हैं या फिर जो क्षेत्र की महिलाएं होती है, उनके साथ में अक्सर दुष्कर्म किए जाते हैं। आज भी देखते हैं हम, जब युद्ध होता है तो बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज के सामने एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम महिला को लेकर आया जाता है और कहते हैं कि भैया शिवाजी महाराज जी, आपके सामने नजराना पेश है, तोहफा कबूल करो। शिवाजी महाराज उनको डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने सालों मुझे 2 टके का समझ लियो क्या? मतलब इस तरह से कुछ कहते होंगे। वो उनको डांटते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया, इन्हें पूरे सम्मान के साथ छोड़कर आओ, और मैं ऐसा राजा नहीं हूँ कि किसी पर आक्रमण करूँ और उनकी माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में ऐसा कुछ हो। तो मैं ये क्यों चाहूँ कि मैं किसी के राज्य में ऐसा करूँ। तो शिवाजी महाराज उस महिला को बहुत ही प्यारी लाइन कहते हैं कि काश मेरी माँ भी आपकी तरह खूबसूरत होती, इतनी गोरी होती, इतनी प्यारी होती, तो मैं भी आज बहुत खूबसूरत होता। तो शिवाजी महाराज सीधे तौर पर उस महिला को जो उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लाई गई थी, उनको खुश करने के लिए ज़बरदस्ती उठाकर लाई गई थी, उस महिला को वो अपनी माँ का दर्जा दे देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किस स्तर का है, जो अपने राज्य को खड़ा करने के लिए कभी डकैत बन जा रहा है तो कभी एक संत की तरह किसी महिला का सम्मान कर रहा है। तो यहाँ पर शिवाजी के आक्रमण के समय सूरत का ब्रिटिश गवर्नर हेनरी ऑक्सीडॉन था। कौन था? हेनरी ऑक्सीडॉन, ये ध्यान रखना। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध अपने मनसबदार मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया और यहाँ पर जयसिंह कहता है कि हम शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने व्रत बनाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन भैया ये व्रत तो बना नहीं है। तो आप ही समझ लो, एक डॉट बिंदु जो यहाँ पर दिख रहा है वो है शिवाजी, और जो पूरा सर्कल दिख रहा है वो है जयसिंह। तो यहाँ पर जयसिंह कहता है कि हम इस तरह से घेर लेंगे शिवाजी को कि उन्हें आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह दोनों के मध्य में पुरंदर की संधि होती है और इसमें शिवाजी मुगलों से छीने गए 35 में से 23 किले वापस दे देने का वचन करते हैं और शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब की सेवा में भेजते हैं और संभाजी को 5000 जात का मनसबदार बनाया जाता है।
दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के लिए शिवाजी को मुगल सेना की सहायता मिलेगी और औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के कहने पर औरंगजेब ने राजा की उपाधि शिवाजी महाराज को दी। अब संधि की तीसरी शर्त यह थी कि इस शर्त को पालन करवाने के लिए कि भैया जो तीसरी शर्त क्या है कि दक्षिण के क्षेत्रों को जीतने के लिए जो शिवाजी हैं उनकी मदद कौन करेंगे, मुगल करेंगे। तो यहाँ पर मुगल बार बार शिवाजी पत्र लिखते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। तो शिवाजी फिर जयसिंह से मिलते हैं कि भैया संधि तो तुमने करवाई थी, तो तुम बताओ कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो जयसिंह उनको कहते हैं कि भैया आप आगरा दरबार में चले जाओ, शायद वहाँ पर जो औरंगज़ेब है वो आपकी बात को सुन ले। तो यहाँ पर इनके कहने पर, जयसिंह के कहने पर शिवाजी जाते हैं आगरा औरंगज़ेब से बात करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आगरा में जो अधिकारी लोग होते हैं वो शिवाजी को 5,000 जात वाले मनसबदारों की श्रेणी में खड़े कर देते हैं। और यहाँ पर उन्हें इस बात का गुस्सा आता है कि 5,000 जात की कैटेगरी में वो शासक भी थे जिनको शिवाजी महाराज कई बार हरा चुके थे। तो भैया इसकी क्या औकात जिसको मैं 2 लात मार के आया हूँ और इसके बराबर तुम मुझे खड़ी कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मनसबदार तो मेरे बेटे को बनाया था तुमने। तुमने संधि में ये कहा था कि मेरा बेटा संभाजी तुम्हारी सेवा में आएगा, तो वो तुम्हारा नौकर हुआ ना, मैं तो ना हुआ, मैं तो एक स्वतंत्र राजा हूँ। तुम मुझे राजा की उपाधि दे रहे हो और फिर तुम कह रहे हो कि भैया तुम हमारे नौकर भी हो, 5,000 की जात वाले मनसबदारों में तुम खड़ा कर रहे हो। तो तुम करना क्या चाहते हो। तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं शिवाजी। और यहाँ पर से फिर औरंगज़ेब और शिवाजी के बीच में होती है बहस। औरंगज़ेब उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देता है और औरंगज़ेब इन्हें आगरा के किले, आगरा के जयपुर महल में नज़रबंद कर देते हैं। अब ये जयपुर महल राजस्थान का जयपुर महल नहीं है। आगरा के किले में जयपुर के जो मानसिंह वगैरह हैं उनके निवास के लिए एक महल बनाया गया जिसको जयपुर महल कहा गया। तो यहाँ पर जयपुर महल में ये इनको कैद किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है। और फिर यहीं पर से फलों की ये कहते हैं कि भैया धार्मिक रूप से मेरा ये चल रहा है उपास वगैरह, तो मैं फल मल खाऊंगा, इस तरह की कोई बात करते हैं। तो उसके बाद में फल इनके लिए मंगाए जाते हैं क्योंकि भाई ये कोई नॉर्मल कैदी तो नहीं थे, एक राजा थे। अब किसी क्षेत्र का राजा है तो उसकी थोड़ी बहुत डिमांड तो पूरी कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुग़ल अधिकारियों को क्या पता था कि कि यहाँ पर जो भाई साहब हैं अपने इतने तेज़ है कि फलों की टोकरियों में छिप कर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये निकल कर जाते हैं और ये इतने ज़्यादा सातिर दिमाग के होते हैं कि ये छिपते हुए आगरा से फ़रार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि आगरा से सीधे तौर पर मराठा क्षेत्र में जो आने वाला रास्ता है ये उससे ना आते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, बहुत घूम के आते हैं क्योंकि सीधे रास्ते में मुग़ल सेना पूरी चाक चौबंद रहती है। तो घूम कर आते हैं और मुग़ल सेना को पता ही नहीं चलता और शिवाजी मुग़लों की चंगुल से छूटकर भाग जाते हैं। फिर ये कुछ समय तक अपनी जो कब हो रही है संधि, ये संधि हो रही है 65 में। तो 5 वर्ष तो ये अपनी पूरा सुसंगठित, कहने का मतलब है कि अपने राज्य को मजबूत करने में लगाते हैं। और फिर जब मजबूत हो जाते हैं तो 1670 में सूरत की दूसरी बार लूट करते हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए लूटते हैं। ठीक है, अब 1670 ईस्वी में ये 1 करोड़ रुपए आज के 1 करोड़ नहीं है, उस समय 1 करोड़ रुपए लूटे थे। आज की तुलना में इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। 1670 ईस्वी में शिवाजी के सेनानायक तानाजी मालुसरे ने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को सौंपा गया कोंडाना का किला जीता और इस अभियान में तानाजी की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर तानाजी पर एक मूवी भी बनी है अजय देवगन की, आपने देखी होगी। तो यहाँ पर अजय देवगन जिस तानाजी मालुसरे का रोल प्ले करते हैं वो यही है। और इनकी मृत्यु पर शिवाजी कहते हैं कि गढ़ आला पर सिंह गेला, मतलब कि हमने किला तो जीत लिया लेकिन हमारा शेर चला गया जिसने इस किले को जीता। अब उन्होंने कोंडाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया इनकी याद में, तानाजी मालुसरे के याद में। अब इसके बाद में देखिए कि 1672 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शिवाजी के विरुद्ध दिलेर खां को भेजा जिसका सहायक बहादुर खां था। और शिवाजी ने सालेर के युद्ध में 1672 ईस्वी में शिवाजी ने दोनों को पराजित किया। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण गंगाभट्ट की सहायता से कराया और रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति
हैंदव बल्धो ये क्या है भाई, ये हैंदव बल्धो धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक, क्षत्रिय कुल बत मनसा यानी कि क्षत्रिय कुल का आभूषण जैसी उपाधि ये लेते हैं। ठीक है। शौर्याबाई से फिर से शादी करते हैं और उन्हें अपनी पटरानी घोषित करते हैं। शौर्याबाई इनकी सबसे प्रिय रानी थी जिनका पुत्र था राजा राम। शिवाजी ने सोने का सिक्का हुड़ जारी किया और इस अवसर पर शिवाजी तुलादान भी करवाते हैं। तुलादान हिंदू पद्धति में चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और अकबर भी इसको अपनाता है और जहांगीर, शाहजहां वगैरह भी इसको अपनाते हैं। औरंगजेब इसको नहीं अपनाता है। इसमें क्या होता है कि जो राजा है उसके वजन बराबर सोना दान दिया जाता है। ठीक है, तो ये तुलादान व्यवस्था है। तो चांदी का सिक्का शिवराय जारी करते हैं और सोने का सिक्का हुड़ जारी करते हैं शिवाजी महाराज, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं कि राज्याभिषेक के लगभग 16 दिन बाद इनकी माता जीजाबाई का अक्टूबर 1674 में देहांत हो जाता है। तो फिर उसके कुछ समय बाद ये तांत्रिक जो कांचीपुरम, दक्षिण के जो कांचीपुरम है तमिलनाडु का, वहाँ तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी से पुनः अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। शिवाजी ने गोलकुंडा के 2 हिंदू अधिकारी मदन्ना तथा अकन्ना की सहायता से शिवाजी से गोलकुंडा की सैन्य शक्ति का उपयोग कर पूर्वी कर्नाटक का क्षेत्र जीता। जिंजी, वेल्लोर, मदुरै आदि भी इन्होंने जीता 1679 में। और फिर हम देखते हैं कि 1680 में महाराज छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इनका अंतिम जो अभियान था वह था जिंजी, और दक्षिण मराठा राज्य की राजधानी भी ये जिंजी को आगे चलकर बनवाते हैं। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए शिवाजी के बाद में जो शिवाजी होते हैं ना, वो अपना जो उत्तराधिकारी बनाते हैं वो शौर्याबाई के बेटे राजा राम को बनाते हैं। क्योंकि राजा राम, वैसे इनके दोनों ही बेटे योग्य थे, लेकिन शौर्याबाई इनकी करीबी पत्नी थी, काफ़ी प्रिय थी, तो उनके बेटे को स्वाभाविक तौर पर ये राजा बनाते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद और क्या होता है कि जो संभाजी रहता है ना, शिवाजी उनकी हरकतों से काफ़ी परेशान रहते हैं, इसलिए वे उन्हें पनहेलना के किले में कैद कर देते हैं और राजा राम को अगला शासक नियुक्त करते हैं। लेकिन राजा राम जो रहते हैं वो कभी भी अपने आप को राजा नहीं मानते हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह शासन करते हैं। तो फिर बाद में शिवाजी की मृत्यु के कुछ दिन तक तो राजा राम शासन करते हैं। उसके बाद में जो संभाजी हैं वो पनहेलना के किले से अपने मंत्री दुर्गादास की सहायता से निकल जाते हैं और फिर राजा राम को हटाकर खुद अगले छत्रपति बन जाते हैं। तो यहाँ पर 1680 से 1689 ईस्वी तक संभाजी महाराज का शासन होता है और इन पर काफ़ी प्रसिद्ध विक्की कौशल की एक मूवी आपने देखी होगी संभाजी करके, तो वो मूवी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि मूवीज़ में 100% हिस्ट्री आपको प्योर मिलेगी और वैसी ही मिलेगी जैसी हमको पढ़ना चाहिए। तो कई बार फिल्मों में जो इतिहास होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है ताकि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। इसलिए जब भी कोई हिस्टोरिकल मूवी पढ़ने देखने जाओ तो उससे पहले उनके बारे में कुछ पढ़ के जाओ, ताकि अगर फिल्म में गलत दिखाया है या फिर भड़काने की कोशिश की गई है तो आप भड़को ना और आप अपनी राय पर डिपेंड रहो। तो यहाँ पर शिवाजी की मृत्यु से पहले शिवाजी ने संभाजी को पनहेलना के किले में कैद कर रखा था, नज़रबंद रखा था और मराठा अधिकारी इन्हें स्वतंत्र करवाते हैं और इन्हें अगला छत्रपति बनाते हैं। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हैं। 1689 ईस्वी में संघर्ष के दौरान मुगल अधिकारी मुकर्रब खान ने संगमेश्वर के किले में आक्रमण कर संभाजी, उनकी पत्नी येसुबाई, उनके पुत्र साहू जी और मित्र कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। अब यसु और साहू जी, जो येसुबाई रहती हैं यहाँ पर इनकी पत्नी और साहू जी रहते हैं इनके बेटे संभाजी के, उन्हें भेज दिया जाता है औरंगज़ेब के पास। और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगज़ेब का पुत्र आज़म, जो कि बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है, वह इन्हें छोड़ देता है। और क्यों छोड़ता है? ताकि मराठों के बीच में विद्रोह हो, ये गद्दी के लिए लड़ें और उसका फ़ायदा मुग़ल उठा लें। खैर वो बात की बात है। यहाँ पर संभाजी व कवि कलश की यातना देकर हत्या कर दी जाती है
और दबाव बनाया जाता है कि भाई इस्लाम स्वीकार करो, हमारी अधीनता स्वीकार करो, लेकिन ये नहीं मानते तो इनकी हत्या यहाँ पर की जाती है। और हम देखते हैं कि संगमेश्वर के युद्ध में ये सब होता है, संगमेश्वर के युद्ध के बाद में। अब राजा राम अगले छत्रपति बनते हैं 1689 से 1717 ईस्वी में। अब शिवाजी और शौर्याबाई के पुत्र थे और मुगलों से संघर्ष ये जारी रखते हैं और पहले रायगढ़ को केंद्र बनाकर संघर्ष करते हैं। फिर जिंजी जो दक्षिण में स्थित है और छत्रपति शिवाजी महाराज की अंतिम विजय है, उस स्थान को ये अपनी राजधानी बनाकर अभियानों को जारी रखते हैं। और राजा राम ने प्रतिनिधि नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था किसके बाद, छत्रपति के बाद। तो यहाँ पर अष्ट प्रधान पूर्ण रूप से कब कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है भैया राजा राम के काल में। यहाँ पर ये एक नया पद सृजित करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब इनके बाद में हम देखते हैं ताराबाई। ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी, जब राजा राम जो रहते हैं उनकी एक मुग़ल अधिकारी या फिर एक किलर जो मुग़ल लोग भेजते हैं वो राजा राम की हत्या कर देता है 1700 में। तो उसके बाद में 1700 में राजा राम की पत्नी रहती है ताराबाई, वो अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर राज्य का संचालन करती है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षा के तौर पर शासन किया, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और मराठा सरदार संताजी घोरपड़े व धन्नाजी जाधव का सहयोग प्राप्त किया। 1708 ईस्वी में साहू जी महाराज रिहा होते हैं और छत्रपति बनने तक ताराबाई ने शासन किया। तो यहाँ पर साहू और ताराबाई का फिर संघर्ष शुरू होता है और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में राज्य का विभाजन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भैया ये वीडियो होता है ख़त्म और हमने यहाँ पर शिवाजी और उनकी मुख्य शाखा को समझा। आगे हम साहू जी महाराज को पढ़ेंगे, लेकिन साहू जी महाराज के काल में हम देखते हैं कि 1712 ईस्वी के आसपास 1712 या 13 में पहली बार वो पेशवा बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को। पेशवा तो इससे पहले भी थे, अन्य शासकों के समय पर भी थे, लेकिन साहू जी महाराज पेशवा को काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता और अधिकार दे देते हैं, जिसके चलते पेशवा युग की शुरुआत मराठों में होती है और वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से समझिए। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगी। वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए और नोट्स अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए लगातार रिवीजन और टेस्ट लगाते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।